प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ब्रज मोहन व्यास जी द्वारा लिखित आत्मकथा कच्चा चिट्ठा पढ़ा। उसमें हमने देखा कि किस तरह से ब्रज मोहन व्यास जी 8 फीट बोधिसत्व की मूर्ति बुढ़िया से लेने में कैसे सफल हुए। दूसरा, एक फ्रांसीसी पर्यटक संग्रहालय देखने इलाहाबाद आया, संग्रहालय को बहुत कीमती बताया, बुद्ध की मूर्ति को 10,000 में खरीदने की पेशकश की, पर व्यास जी मूर्ति देने से इनकार कर देते हैं। ये उनकी ईमानदारी का प्रतीक है। बच्चों, बिना पैसे के इतना बड़ा संग्रहालय वे तभी बना पाए जब लोगों ने उनकी ईमानदारी पर विश्वास करके अपनी बहुमूल्य वस्तुएं उनको सौंपी। फिर हमने देखा कि किस तरह से लेखक भद्रमत शिलालेखों के बारे में हमें बताते हैं। और आइए बच्चों, अब हम आगे पढ़ें। लेखक इस गद्यांश में अपने बारे में बताते हैं कि सन संबत मुझे याद नहीं, बहुत दिन की बात हुई। उस साल ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन मैसूर में था। मेरे अभिन्न मित्र कविवर ठाकुर गोपाल शरण सिंह साहित्य विभाग के सभापति थे। एक तो उनका साथ रुचिकर, दूसरे इसके पहले दक्षिण में गया नहीं था। प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। ये भी सुन रखा था कि तामर मूर्तियों और ताल पत्र पर हस्तलिखित पोथियों की वह मंडी है। दोनों का प्रयाग संग्रहालय में नितांत अभाव था। उपयुक्त तीनों कारणों में प्रत्येक मुझे प्रलुब्ध करने के लिए पर्याप्त थे, पर तीनों के सामूहिक आकर्षण ने मुझे मैसूर की ओर बरवस खींच लिया। मद्रास पहुंचते ही मुझे चैन कहाँ, मैंने अपना काम आरंभ कर दिया। मद्रास में हम लोग 2 दिन ठहरे। इन 2 दिनों में मैंने नगर का कोना कोना छान डाला। दर दर भिखारी की तरह जख मारता फिरा। यद्यपि जेब में पैसा था, तथापि हृदय तो भिखारी का था। थैली काटकर दाम देने वाले की शक्ल ही दूसरी होती है। लोगों से पूछ पूछ कर विक्रेताओं के घर गया। 8-10 चित्र भी खरीदे सस्ते दामों में, पर ताल पत्र पर लिखी पुस्तकों के दाम सुनकर मेरे छक्के छूट गए। किसी पुस्तक का दाम 250-300 रुपए से कम विक्रेताओं ने नहीं बताया। ये मेरे बस की नहीं थी और मैं तेलुगु और तमिल पढ़ भी नहीं सकता था, इसीलिए मन सिकोड़ लेना चाहा। संध्या समय मुखिया बाजार घूमने गया। बड़ी भीड़ भाड़ थी। विशेषता ये थी कि भीड़ में नंगे बदन लोग बहुत संख्या में थे। काला वदन, उस पर शुभ्र यज्ञ उपवीत मोटी तोंद, तहमद बांधे, सिर से टोपी और पैर से जूता, नदारद, साधारण स्निग्ध बातचीत करने में इतनी जोर से बोलते थे जैसे लड़ रहे हों। ये दृश्य मेरे लिए बिल्कुल नया था। वहां लोगों ने मुझसे कहा कि श्रीनिवास जी हाई कोर्ट के वकील हैं, उनके पास सिक्कों और कांस्य और पीतल की मूर्तियों का बड़ा अच्छा संग्रह है। संध्या समय उनके यहाँ गया। श्रीनिवास जी भले लोग हैं। मैं 1 रुपये में यद्यपि इन चीजों का व्यापार भी करते थे। भल मनसाहत और इन चीजों का व्यापार परस्पर विरोधी है। मैं 1 रुपये में 3 अठन्नी भुनाना चाहता हूँ। व्यापारी अपने 1 रुपये का मूल्य 3 रुपये रखता है। श्रीनिवास जी भले मानस विक्रेता थे। उनसे मैंने 400-500 रुपए की पीतल और कांसे की मूर्तियां ली। बहुत से सिक्के उन्होंने मुझे मुफ्त में ही दे दिए। उनके यहाँ 4-5 बड़े बड़े नटराज भी थे, पर उनके दाम 20-20, 25-25 हजार रुपए थे। मैंने सरसरी तौर से उन्हें देख भर लिया। मैं संग्रह करता हूँ, आशिक नहीं। यही अंतर मुझ में और भाई कृष्णदास में है। वे संग्रह करता भी हैं और आशिक भी हैं। संग्रह कर लेने और उसमें
हरम प्रयाग संग्रहालय में डाल लेने के बाद मेरा सुख समाप्त हो जाता। भाई कृष्णदास संग्रह करने के बाद भी चीजों को बार बार हर पहलू से देखकर उसके सुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। यदि संग्रहकर्ता आशिक भी हुआ तो भगवान ही उसकी रक्षा करे। तो बच्चों, अपराह्न मतलब दोपहर के बाद, अपराह्न में मैसूर जाने के लिए स्टेशन आया। गाड़ी ने रेंगना शुरू ही किया था कि एक दिन कुछ चित्र ले आया और गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। गिनने और देखने का कोई समय नहीं था। मैंने हाथ में 3 ठनठनाते रुपए लेकर उसे दिखाए। उसने रुपया लेकर तस्वीरों को खिड़की में फेंक दिया। जब गाड़ी ने तेजी पकड़ी तो मैंने तस्वीरों को देखा। तस्वीरें बुरी नहीं थी। यहाँ होती तो 5-5 रुपए प्रत्येक तस्वीर के अवश्य देता। सौदा अच्छा रहा। आज के दिन वे 25-25 रुपए से कम की ना मिलेंगी। मैसूर पहुंचकर अधिवेशन में सम्मिलित हुआ। मैसूर के युवराज सभापति थे। अधिवेशन में कोई खास बात ना थी। अधिवेशन समाप्त होने पर हम लोग रामेश्वरम गए। तालपत्र की पुस्तक का ना मिलना अभी तक कसक रहा था। मैं कैसे मन को समझा सकता था कि खलीफा मंडी में बटोरने से शेर भर अन्न भी ना मिलेगा। जब प्रतिदिन वहां की बटोरन से अनेक भिखारियों का पेट भरता है। रामेश्वरम पहुंचने पर पंडित पीछे लगे। तीर्थ स्थान जो था, पंडों के देखते ही मेरे हथकंडे ने करवट बदली। मैंने झट ठाकुर साहब को राजा साहब बना दिया और पंडों से कहा, देखो भाई, राजा साहब का यहाँ कोई पंडा नहीं है। जो भी सबसे अधिक ताल पत्रों पर लिखी पुस्तकें भेंट करे वही हम लोगों का पंडा और हमारे वंश का पंडा। इसके पहले कि पंडे हमारे प्रस्ताव पर कुछ निश्चित कर सकें, एक लड़कौंधा पंडा दौड़कर गया और उसने एक छोटा गट्ठर तालपत्र पर लिखी पुस्तकों का मेरे सामने लाकर पटक दिया। मैंने कहा, बस तुम ही राजा साहब के और हमारे याद से पंडा हुए और उसकी बही पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। चलते समय दोनों ही ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दक्षिणा दी। मेरी दक्षिणा से उनका क्या बनता, परंतु राजा साहब की दक्षिणा से पुस्तकों का देना उसे नहीं अखरा। दक्षिण की ओर दर्शनीय स्थानों को देखते हुए हम लोग प्रयाग लौट आए। ताल पत्रों की फांस मन से निकल गई। संग्रह में तो आशातीत सफलता हुई। इतनी संख्या में और इतनी महत्वपूर्ण सामग्री आई है कि धरते उठाते नहीं बनता था। लगभग 2000 पाषाण मूर्तियां, 5-6 हजार मृण मूर्तियां, कई हजार चित्र, 14,000 हस्तलिखित पुस्तकें, हजारों सिक्के, मनके, मोहरें इत्यादि। इनका प्रदर्शन और संरक्षण कोई हंसी खेल नहीं है। लोगों की शिकायत थी कि म्यूनिसिपैलिटी में इनके लिए स्थान बहुत छोटा है। बात ठीक ही है। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक जी बता रहे हैं कि संग्रहालय के लिए जो कलाकृतियां इकट्ठी करने में आशा में कहीं सफलता मिली, वो बहुत ज्यादा थी। इतनी अधिक सामग्री हो गई कि उसे संभालने और ठीक से सजाकर रखने के लिए जगह कम पड़ गई। व्यास जी बताते हैं कि संग्रहालय में 2000 मूर्तियां, 5-6 हजार मिट्टी की मूर्तियां, कई हजार चित्र, 14,000 सिक्के, मनके, मोहरें जो थे इकट्ठे हो गए थे। नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी होने के नाते उन्होंने सरकार और बोर्ड से ये पास करवा लिया था कि जुर्माने की राशि से संग्रहालय भवन बनेगा और ये राशि जो थी 20,000 रुपये प्रति वर्ष की थी। 10 वर्ष की आय में भवन बनाना तय हुआ। तो बच्चों, आइए आगे देखते हैं। पर इसका कारण स्थान का संकुचित होना नहीं था। 8 बड़े बड़े कमरे इसके लिए निर्धारित कर दिए गए थे। कारण था सामग्री का अधिक होना, चीजों का विस्तार। संग्रहालय के पृथक विशाल
भवन का निर्माण अनिवार्य हो गया, परंतु उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। ये म्याऊं का ठौर था। सहसा एक बात सूझ गई, इस हथकंडे की दाद चाहूंगा। म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में एक धारा है कि एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकदमा चलाने के स्थान पर हर्जाना लेकर समझौता कर ले। दूसरे नगर में भवन निर्माण की अनुमति देने में म्यूनिसिपैलिटी ही नियमित शुल्क भी लेती थी। इन दोनों मदों से 20,000 रुपया साल आय होती थी और हमने बोर्ड एवं संयुक्त प्रांत की सरकार से ये स्वीकृति ले ली कि साय का संग्रहालय निर्माण कोष बना दिया जाए। इस प्रकार इस कोष में 10 वर्ष के भीतर 2 लाख रुपए एकत्र हो गए। जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटे सहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। क्रमशः पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से सब विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके धर्म और धन का संचय होता है। डॉक्टर पन्नालाल ICM, जो उस समय सरकार के परामर्शदाता थे, के सौजन्य और सहायता से कंपनी बाग में एक भूखंड भी भवन के लिए मिल गया। अब केवल शिलान्यास और भवन निर्माण की देर रह गई। मैंने सोच रखा था कि जवाहरलाल नेहरू जी से शिलान्यास कराऊंगा। उनकी मेरी आपसदारी और उनकी संग्रहालय के प्रति निष्ठा के कारण उचित ही था। मैं सिर्फ मौके की ताक में था। वह मौका आ गया। प्रयाग में मुझे देखते ही जवाहरलाल जी ने कहा, व्यास, तुम्हारे म्यूजियम की इमारत ना बनेगी। पर मैंने नम्रता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये मेरा आहद है कि जब तक आप उसका शिलान्यास ना करेंगे मैं उसे अपनी जिंदगी में बनने ना दूंगा। पर मैं आपसे कैसे कहूँ, क्या सिवाय शिलान्यास करने के आपको और कोई काम नहीं है? जवाहरलाल जी तुरंत बोल उठे, ये सब फिजूल बात है। अगली बार जब मैं आऊँगा शिला रख दूंगा। अब ज़्यादा देर मत करो। बात खत्म हो गई। उपस्थित सज्जन हम लोगों की बात पर मुस्कुरा रहे थे। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे लभते व प्रार्थ्यता ना व श्रियम श्रिया दुरापय कथीम अपसितो भिवेत। लक्ष्मी की इच्छा करने वाले को लक्ष्मी मिले या ना मिले, परंतु यदि लक्ष्मी किसी के पास जाना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। 2 ही 3 दिन बाद डॉक्टर ताराचंद स्वयं मेरे पास आए और शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम निश्चित कर चले गए। निश्चित समय पर अभूतपूर्व समारोह के साथ जवाहरलाल जी ने संग्रहालय का शिलान्यास कर दिया। वह समारोह इतना सुंदर हुआ कि ना भूतो ना भविष्यति, परंतु उल्लेखनीय होते हुए भी उसका वर्णन ना करूंगा, कारण वह कच्चे चिट्ठे की परिधि के बाहर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बंबई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे और मूता को लेकर उनसे नए भवन का नक्शा बनवा लिया और समय से भवन बनकर तैयार हो गया। इस बात का मुझे संतोष है कि जनता के जिस हर्जाने के रुपए से इस भवन का निर्माण हुआ उसे मैंने पाई पाई ब्याज सहित उन्हें प्रजानमेव भूत्यर्थम लौटा दिया। एक बात और, इसके पहले कि मैं इस कच्चे चिट्ठे को समाप्त करूं, मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं जिन्हें मैंने छला है, और फिर सिवाय मेरी क्षमा मांगने और उनके क्षमा करने के और कोई चारा भी तो नहीं है। अपने पापों का यदि आप उन्हें पाप समझें, मैं नहीं समझता। प्रायश्चित तो मैंने लिखकर कर लिया, परंतु समाप्त करते करते मैं ऐसी कृतघ्नता का पाप नहीं कर सकता जिसके प्रायश्चित का शास्त्र में भी विधान नहीं है। ये संग्रहालय 4 महानुभावों के सहाय
और सहानुभूति से बन सका है। राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़ तत्कालीन चेयरमैन थे वो। हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जूदेव नागौद नरेश और उनके सुयोग्य दीवान लाल भार्गव इंद्र सिंह, जिनके भरहुत और भुमरा संग्रह के कारण संग्रहालय का मस्तक ऊंचा है, और मेरा स्वामी भक्त अर्दली जगदेव, जिसके अथक परिश्रम से इतना बड़ा संग्रह संभव हुआ। ठाकुर ने ठीक ही कहा है, शामिल में पीर में शरीर में ना राखे भेद, हिम्मत कपाट को उधारे तो उधरी जाए, ऐसी ठान ठाने तो विनाहू जंत्र मंत्र किए, सांप के जहर को उतारे तो उतरी जाए। ठाकुर कहत कुछ कठिन ना जानो आज, हिम्मत किए ते कहो कहा ना सुधरी जाहे, चारी जने चारहु दिशा ते चारों कोन गही, मेरू को हिलाए के उखारे तो उखरी जाए। मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था। मैंने पुत्र को जन्म दिया, उसका लालन पालन किया, बड़ा हो जाने पर उसके रहने के लिए विशाल भवन बनवा दिया, उसमें उसका गृह प्रवेश करा दिया, उसके संरक्षण एवं परिवर्धन के लिए एक सुयोग्य अभिभावक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को नियुक्त कर दिया, और फिर मैंने संन्यास ले लिया। बच्चों, अंत में मेरा कच्चा चिट्ठा के लेखक श्री ब्रजमोहन व्यास जी कहते हैं कि इस संग्रहालय को बनाने में, तैयार करने में, तरह तरह की वहां पर वस्तुओं रखने में मेरा जो अथक प्रयास रहा है, वो मेरे सभी दोस्तों का सहयोग रहा था। व्यास जी कहते हैं कि संग्रहालय के निर्माण में मैं तो एक बहाना बना, साधन बना। जिस तरह सूर्य का सारथी अरुण उसके रथ के घोड़ों को हाँकता है और सूर्य आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही मैं भी लोगों के सहयोग और समर्थन से इस कार्य को आगे बढ़ाता रहा। व्यास जी कहते हैं कि जैसे पिता बेटे को जन्म देता है, उसका लालन पोषण करता है, बड़ा होकर उसकी शादी करवाता है और घर बसाने में सहयोग करता है, वैसे ही मैंने भी संग्रहालय का निर्माण किया। संग्रहालय अपने स्थायी भवन में चला, या तो उन्हें लगा उनका काम पूरा हो गया। डॉक्टर सतीश चंद्र काला जैसे इस योग्य व्यक्ति की देखरेख में संग्रहालय देकर वे मुक्त हो गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। धन्यवाद बच्चों।